हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, बहुत टाइम से हम आप मिल नहीं पा रहे थे, तो काफ़ी समय बाद हम लोग मिल रहे हैं, तकरीबन एक हफ्ते बाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि एग्ज़ाम का डेट अब डिक्लेयर हो भी चुका है और साथ ही साथ ये भी बोला जा चुका है कि अब आप लोगों का जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है, जैसे कि अब तक होता आ रहा था। ठीक है, तो अब जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बहुत सिक्योरिटी रहने वाली है, तरह तरह के एक्शंस टाइम टू टाइम लिए जा रहे हैं। तो आप लोग भी एकदम निश्चिंत होकर अपने तैयारी को फिर से पूरा एकदम रीस्टार्ट कर दीजिए फुल एफर्ट के साथ। तो इसी क्रम में हम आपके साथ जुड़े हैं आज की इस वीडियो में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेके। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आप सबके साथ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया था। आज उसी का पार्ट 2 है, तो आप लोग ज़रूर से पार्ट 1 को देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग रेगुलर रहेंगे ज़रूर, और जो भी यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से डिस्कस करूँगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग। और साथ ही साथ शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही साथ एक और बात भी मुझे आप सबके साथ जो कहना है कि प्यारे बच्चों, जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया गया, ठीक है, तो उसके भी आंसर की को, कॉमर्स के आंसर की को मैंने जो है पूरा फुल्ली डिस्कस किया है। वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं इसका लिंक डाल दूंगा। तो आप ज़रूर से उस पेपर को देख लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, किस लेवल के एग्ज़ाम हुए थे। जो भी पेपर पोस्टपोन कैंसिल हो गया था, वो पेपर का आप लोग लेवल ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी एक थोड़ा सा क्या मिले, बूस्टअप मिले, एक कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, तो आप लोगों ने पेपर तो ज़रूर दिया है, लेकिन उसके आंसर्स को जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, चूज द करेक्ट कोड फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड irrespective of the type of population distribution and size of sample। तो ये तो गलत बात है सर, आपने ये बात क्या है कि गलत कर दिया इस चीज़ को, irrespective। तो irrespective मतलब चाहे जैसा भी हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, हमारा मतलब जो सैम्पल रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, चाहे कैसा भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो। जी नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेकंड स्टेटमेंट, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन is less than the standard deviation of the population डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल ये सही बात है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा मीन का, वो लेस देन होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है। ये सेकंड ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ठीक है, चलिए, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट रिलेट टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, चूज द करेक्ट कोड फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन टू द करेक्ट एंड इनकरेक्ट। तो प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट 1 देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन p एंड q आर इक्वल इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज परफेक्टली सिमेट्रिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ n। ये सही बात है, बिल्कुल। क्या बोला है कि जब हमारा p और q इक्वल है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो परफेक्टली सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि p एंड q यहाँ पे इक्वल है, चाहे साइज ऑफ n मतलब साइज ऑफ पॉपुलेशन जैसा भी हो। ये बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट इक्वल। भाई ये गलत बात है, द मीन और वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, आपने कहा नॉट इक्वल, गलत स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, सेकंड का फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन दिया है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक। तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक होता है। तो सैम्पलिंग टेक्निक कौन कौन से होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड। जैसे क्वोटा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी। जजमेंटल सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। बट ये जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है सर, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। क्या? ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। बिल्कुल सही बात है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला जो सवाल है आप लोगों की स्क्रीन पर, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आर ट्रू। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। बिल्कुल सही बात है। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ये दोनों पर ही क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, चाहे वो ओरिजिन चेंज ऑफ ओरिजिन हो, चाहे वो चेंज ऑफ स्केल हो, चेंज ऑफ ओरिजिन हो चाहे वो चेंज ऑफ स्केल हो। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल, अगला ऑप्शन पढ़ेंगे। The coefficient of correlation between the two variable is the arithmetic average of the two regression coefficient। अच्छा, मैंने कई बार ये बात बताया है आप लोगों को। स्केल का मतलब क्या होता है? देखिए बार बार मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, स्केल का मतलब होता है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओरिजिन का मतलब होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो जो आप लोगों का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये दोनों के लिए ही इंडिपेंडेंट है। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब एडिशन डिवीजन करने पर भी इस पर कोई असर नहीं, और मल्टीप्लाई डिवीजन करने पर भी कोई असर नहीं। दूसरा स्टेटमेंट, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। थर्ड, द प्रोबेबल एरर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.6745 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड एरर। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। 0.6745 हम लोग का फॉर्मूला होता है ना, 0.6745। ठीक है, क्या होता है प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला? क्या होता है कोई बता? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से कमेंट करेंगे कि प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए 0.6745 याद आया कि नहीं आया? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 1 - r²√n, यही होता है ना फॉर्मूला। चलिए मैंने ही आप लोगों को बता दिया। ये पॉइंट नहीं है, ये बीच में शायद पॉइंट लग रहा होगा आप लोगों को, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, 0.6745, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1 - r²√n, ये होता है फॉर्मूला। नेक्स्ट जो है, मतलब थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सही हो गया। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मल्टीप्लाइड बाय द रेशियो बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू वेरिएबल डिनोट्स ऑफ द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन। सही कह रहा है ये कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय द रेशियो बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू वेरिएबल डिनोट्स द स्लोप। उससे रिग्रेशन का हम लोगों को स्लोप का पता चल जाता है। बिल्कुल ये सही बात है। ये प्रॉपर्टीज से प्यारे बच्चों सवाल है, प्रॉपर्टीज। तो आप लोग प्रॉपर्टीज जैसे देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जितने भी प्रॉपर्टीज है, चाहे वो आपके अर्थमेटिक मीन का हो, मीडियन का हो, मोड का हो, ठीक है ना, मोड का हो, स्टैंडर्ड डेविएशन का हो, ठीक है, कोरिलेशन का हो, रिग्रेशन का हो, तो जितने भी इन सारे चीज़ों के जितने के भी प्रॉपर्टीज होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे सवाल आना तय है। तो प्यारे बच्चों दिए गए सवाल में क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 3 एंड 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, मैच दी आइटम की तरफ। तो सबसे पहले कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये कौन नहीं जानता सर? ये काई स्क्वायर टेस्ट होता है, काई स्क्वायर टेस्ट होता है। ठीक है ना, ये होता है काई स्क्वायर टेस्ट। तो ए का 2 सर, ए का 2 यहाँ पे भी है, ए का 2 यहाँ पे भी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता
और फोर्थ ऑप्शन हो नहीं सकता। ऑप्शन मेरा सेकंड और थर्ड में ही होगा। तो ए का 2 तो हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड क्या कह रहा है, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस अमॉन्ग द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ मोर देन 2 सैंपल ग्रुप। तो जब भी बात आ जाता है सैंपल ग्रुप का, जब भी प्यारे बच्चों बात आ जाता है सैंपल ग्रुप का, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, एफ टेस्ट हो जाएगा। क्या, एफ टेस्ट हो जाएगा। ये तो यानी कि बी का थर्ड। तो देखिए बी का थर्ड आपको क्या किस में मिल रहा है, तो बी का थर्ड सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही आपका सही आंसर होगा। टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस अमॉन्ग द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ मोर देन 2 सैंपल ग्रुप, ये। और सी ऑप्शन क्या कह रहा है, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ सैंपल ग्रुप लार्ज साइज। तो जब लार्ज साइज हो जाएगा तब कौन सा हो जाएगा आंसर, जेड टेस्ट हो जाएगा। क्या, जेड टेस्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, दिए गए स्टेटमेंट में से कौन से कथन जो है सही है। ठीक है, कौन से कथन जो है सही है। तो पहला है, इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 द अदर मस्ट ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1। बिल्कुल नहीं सर, द अदर मस्ट बी लेस देन 1 होगा। ठीक है, द अदर मस्ट बी लेस देन 1। The product of two regression coefficient is always more than 1. No, it is always equal to 1, not more than 1. Next, the correlation coefficient is the arithmetic mean of the two regression coefficient. No, ये भी गलत है। The sign of the two regression coefficient are always the same. Yes, ये सही बात है। तो डी ऑप्शन सही बात है। सी देखिए कैसे गलत है, कह रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। जी नहीं, अर्थमेटिक मीन नहीं होता टू रिग्रेशन कोफिशिएंट का ये। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टी से डायरेक्ट सवाल पूछा गया सवाल है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों हम लोग। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल साइज सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन विच इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सही बात कह रहा है कि ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन, जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू स्मॉल साइज सैंपल व्हेन द पैरामीटर वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन आर गिवन, जेड टेस्ट कैन बी अप्लाइड। ठीक है, तो पैरामीटर वैल्यू जहां दिया हो, पैरामीटर वैल्यू जहां पे दिया हो और गिवन हो वहां पे, और वहां पे जेड टेस्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। यस, वहां पे जेड टेस्ट को अप्लाई करेंगे जहां पैरामीटर दिया होता है। इट मींस बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। When a null hypothesis is true but as per the hypothesis testing it is rejected, it is known as type 2 error। गलत है ये, इसको हम लोग टाइप 1 एरर कहते हैं, इसको हम लोग टाइप 1 एरर कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस अमॉन्ग द परफॉर्मेंस ऑफ मोर देन 2 सैंपल ग्रुप व्हेन द डेटा आर नॉन पैरामेट्रिक। क्या है प्यारे बच्चों, डेटा हमारा नॉन पैरामेट्रिक है, तो वहाँ पे क्रूस्कल वैल्यूज एच टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, वो अप्रोप्रिएट माना जाता है। बिल्कुल हाँ, वहाँ पे ये टेस्ट का अप्रोप्रिएट माना जाता है फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंसेस अमॉन्ग द परफॉर्मेंस ऑफ द मोर देन 2 सैंपल ग्रुप। 2 सैंपल ग्रुप के बीच के डिफरेंसेस जो है वो सिग्निफिकेंट है जब डेटा हमारा नॉन पैरामेट्रिक हो, तो वहाँ पे क्रूस्कल वैल्यूज एच टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे टाइप 1 एरर होगा, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 सही हो गया, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बोथ द प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर डिफरेंट। क्या ये सही बात है? बिल्कुल हाँ सर, सही बात है। प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अलग अलग आता है। सेकंड, व्हेन ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग ए स्मॉल साइज सैंपल फ्रॉम ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन टेकन द शेप ऑफ नॉर्मल। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका बोथ द ऑप्शन, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों, ये है मैच द कॉलम का क्वेश्चन। तो आइए जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं मिलान। सबसे पहले दी पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर एन एंड पी,
तो n और p जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, NPQ, ठीक है ना, याद है आप लोगों को। तो a का हो जाएगा 3, a का 3, b का, फिर c का, उसके बाद d का देखते हैं। द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल कहाँ पे होगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। कहाँ पे प्यारे बच्चों? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सर b का हो गया 4। नेक्स्ट है सी, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेट्स सेंट्रल लोकेशन एंड स्प्रेड रिस्पेक्टिवली। तो ये है, देखिए, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन द सेंट्रल लोकेशन, जो सेंट्रल लोकेशन को जिससे पता चल जा रहा है, और वो एंड स्प्रेड रिस्पेक्टिवली, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सी का 1 हो गया, और जाहिर सी बात है फिर डी का 2 हो जाएगा। द ग्राफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट फ्रॉम इट्स मैक्सिमम मीन वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 4 1 2 सही ऑप्शन होगा। जिस ऑप्शन में 3 4 1 2 है देख लीजिए, देखिए 3 4 1 2 पहले ही में मिल रहा है हमें, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हेन ए रिसर्चर वांट टू सेलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल टू एसेस डिफरेंट पैरामीटर फ्रॉम ए लार्ज साइज फाइनाइट heterogeneous population, which one of the following sampling technique is the most appropriate? तो वहाँ पे most appropriate क्या क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या है, पैरामीटर की बात की जा रही है, सैंपल कैसा है, लार्ज साइज फाइनाइट और हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, ठीक है ना, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पे जो लगेगा आप लोगों का सैम्पलिंग टेक्निक, वो आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग लगाएंगे, तो यहाँ पे वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट यूज होगा, सबसे अप्रोप्रिएट यही माना जाएगा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ए रिसर्चर वांट टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ मोर देन 2 सैंपल ग्रुप drawn from a normally distributed population, which one of the following hypothesis testing टेस्ट इज एप्रोप्रिएट? कौन सा टेस्ट वहां पे फिर एप्रोप्रिएट माना जाएगा? तो सर वहां पे देखिए, यहाँ पे बोला क्या है, क्लू हमें कैसे पकड़ना है, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस। देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ द एवरेज परफॉर्मेंस, एक चीज तो मिल गया, साथ ही साथ यहाँ पे बोला है मोर देन 2 सैंपल ग्रुप ड्रॉन फ्रॉम ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, इतना काफी है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली है, सैंपल कैसा है, मोर देन 2 से ज्यादा सैंपल ग्रुप है, ठीक है, और साथ ही साथ जो यहाँ पे रिसर्चर क्या चाहता है, सिग्निफिकेंस, जो डिफरेंसेस है एवरेज परफॉर्मेंस का, उसके सिग्निफिकेंस को पता करना चाहता है, तो वहाँ पे हम लोग एफ टेस्ट का यूज करते हैं, एफ टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। मैच द कॉलम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट अकरिंग टुगेदर और इन सक्सेशन, जो साथ साथ अकर हो उसको हम लोग कहते हैं सर जॉइंट प्रोबेबिलिटी। क्या कहेंगे उसको प्यारे बच्चों? उसको हम लोग कहेंगे सर जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, बी का देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 1 इवेंट गिवन दैट अनदर इवेंट हैज अकर्ड, एक घटेगा जो कि दूसरा घटित हो चुका है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 1 इवेंट गिवन दैट अनदर इवेंट हैज अकर्ड, दूसरा अकर्ड हो चुका है, तो ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ ए सिंगल इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ ए सिंगल इवेंट, इसको हम लोग कहेंगे सिंगल इवेंट मतलब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, सी का 1 हो जाएगा। और इस हिसाब से द प्रोबेबिलिटी रिवाइज्ड इन द लाइट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसको रिवाइज करना है एडिशनल इंफॉर्मेशन के आधार पर, तो इसको हम लोग कहेंगे पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी, यानी डी का 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस हिसाब से आंसर हो गया 3 4 1 2, 3 4 1 2 देख लीजिए कहाँ पे है, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, इन ए मेडिकल टेस्ट वेयर द नल हाइपोथेसिस इज द patient does not have the disease and the alternative hypothesis is the patient has the disease. Suppose a patient has a disease and need a treatment. In the hypothesis testing process, which of the following error is more serious than the other? कहा गया एक मेडिकल टेस्ट में जहां पे कि ये पाया गया
क्या पाया गया? पेशेंट डज नॉट हैव द डिजीज, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में इज द पेशेंट हैज द डिजीज। तो नल हाइपोथेसिस H0 कहता है कि पेशेंट को डिजीज नहीं है, पेशेंट को डिजीज नहीं है प्यारे बच्चों, पेशेंट को डिजीज नहीं है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहता है, ठीक है, पेशेंट हैज द डिजीज, पेशेंट को डिजीज है, ठीक है। सपोज द पेशेंट हैज ए डिजीज और नीड ट्रीटमेंट, सपो मतलब कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस जहां सही हो जा रहा है, ठीक है। इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज मोर सीरियस देन द अदर। तो अगर टाइप 2 एरर हो जाएगा, ये क्या? टाइप 2 एरर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन ए काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट? कौन सा सही माना जाएगा? देखिए, द काई स्क्वायर स्टैटिक इज 0, जी नहीं, ये तो गलत है। द ऑब्जर्व काउंट आर नॉट होल नंबर, गलत बात। द प्रोबेबिलिटी स्पेसिफाइड इन द नल हाइपोथेसिस सम टू लेस देन 1, गलत बात। द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज लार्जर देन द नंबर ऑफ कैटेगरीज, बिल्कुल सही बात है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम is larger than the number of categories. Which of the following is possible in a chi-square goodness of fit? तो degree of freedom is larger than the number of categories. Next question की तरफ चलेंगे। Which of the following is not a characteristic of normal probability distribution? Normal probability distribution का कौन सा characteristic प्यारे बच्चों नहीं है? बड़ा ही आसान है। The curve has a single peak, बिल्कुल सही बात है, ऊपर भी अभी आप लोगों ने सवाल देखा था। Next, the mean median mode lie at the center of the normal curve, बिल्कुल सही बात है। The two tail of the normal probability distribution never touches the horizontal axis, बिल्कुल ये भी सही बात है। It is a distribution of a discrete random variable, बिल्कुल नहीं, ये discrete random variable नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट बोल दिया। तो आपसे पूछा कौन सा नहीं है, not a characteristic, तो this is not the characteristic, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर नेगेटिव, द कोरिलेशन कोफिशिएंट वुड बी। तो सर वो भी तो नेगेटिव होगा, वो भी तो नेगेटिव होगा। कैसे? अगर देखिए बी एक्स वाई नेगेटिव है और बी वाई एक्स नेगेटिव है, तो जो रिग्रेशन है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये भी तो नेगेटिव आएगा ना। यही तो बात है, यही तो बात पूछा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डैश are the example of primary method, तो this is called the observation method। अगले सवाल की तरफ, a line used to estimate the value of one variable from the value of the other consists of a line through the point drawn in such a manner as to represent the average relationship between the two variable, it is known as, तो it is known as क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? it is known as, सर it is known as रिग्रेशन। सर कैसे? x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एंड y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यही तो है ना। लाइन यूज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द अदर कंसिस्ट ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट, एक के मदद से दूसरा, ठीक है ना, ड्रॉन इन सच ए मैनर एज टू रिप्रेजेंट द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, इसको हम लोग रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो बार बार पढ़िए इस लाइन को। लाइन यूज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द अदर कंसिस्टेंट ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट ड्रॉन इन सच ए मैनर एज टू रिप्रेजेंट द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, इसको हम लोग रिग्रेशन कहते हैं। आज का अंतिम सवाल, द एरर ऑफ कोरिलेशन इज एन अमाउंट विच इफ एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एवरेज कोरिलेशन कोफिशिएंट produce amounts within which the chance are event that a coefficient of correlation from a series error select at random with fall will fall, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रोबेबल एरर। तो जिसका होता है क्या? r प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, ये ठीक है, ये प्रोबेबल एरर इसका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपके स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हुए सवाल, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले प्यारे बच्चों। तो हम लोग मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ आपके नेक्स्ट यूनिट्स के। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम 100% 200% मोटिवेट होके एफर्ट्स लगाइए अपना कि आपकी जो भी मेहनत चूक गई होगी या आप जो चीज़ कोई यूनिट अगर आप थोड़ा कम पढ़े होंगे तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, अब ऑलमोस्ट 1.5 महीने के आसपास तो है ही पूरे। तो आप इस 1.5 महीने में ज़रूर से अपने प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए ताकि आप जेआरएफ अच्छे से अच्छे परसेंटाइल लेके आ पाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।